नमस्ते नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे आप सभी, बहुत ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से आपकी चल रही होगी अब पढ़ाई, क्योंकि अब आपने ठान लिया है कि दिल्ली पुलिस में हमें लेना है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो लगातार मेहनत करते रहते हैं। तो ये मत सोचो कि अभी बहुत टाइम है, आपका कर्म है कि आपको लगातार मेहनत करनी है और मेहनत कर कर सिलेक्शन लेना है, क्योंकि जो लगातार चलता है आखिर में जीत उसी की होती है बेटा। जो थक कर हार जाते हैं वो फिर हार ही जाते हैं। तो आपको थकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहना है। तो आ जाओ सभी प्यारे बच्चे, क्लास के साथ जुड़ जाओ और मुझे बताओ कि आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ पहुंच रही है? कोई परेशानी हो किसी तरीके की तो जल्दी से क्लास को लेकर अगर कोई परेशानी है तो बताओ। कभी ये कहने लगो मुझे तो भूख लगी है, मुझे तो प्यास लगी है और मेरे घर में ये दिक्कत चल रही है, वो दिक्कत चल रही है। भाई परेशानी का मतलब क्लास को लेकर कोई परेशानी है तो वो बताओ, फिर अपनी क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है भाई, राधे राधे, नमस्कार, जय मां सरस्वती। सभी प्यारे साथियों को जय दिल्ली, जय हिंद और जय भारत। आप सभी बहुत बेहतरीन हैं और बहुत ही अच्छे हैं, ये मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ। ठीक है, गुड मॉर्निंग तो अभी नहीं हुई है, लेकिन हाँ थोड़ी देर में गुड नाइट ज़रूर होने वाली है। तो जो अभी सो के उठे हैं उनको मैं कहती हूँ जागो जागो, और जब जागो तब सवेरा। तो उठ जाओ, चलो बायोलॉजी से ही सही क्लास को शुरू कर लिया जाए। ठीक है, चलिए बेटा। तो अब हमारा जो टॉपिक है जो कि हर्ट चल रहा है, इसका मैं आज आपको एक फ्लो चार्ट बनाने वाली हूँ और आज ये टॉपिक आपका होने वाला है खत्म। ठीक है, अब इस जो आपका हर्ट था जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, इसका मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना कर दूंगी। ठीक है, इसका फ्लो चार्ट बनाने का मतलब क्या हुआ मैम? अरे भैया, इसका फ्लो चार्ट बनाने का मतलब ये हुआ कि हम लोग ना अब आपको सरल भाषा में बताने वाले हैं कि कैसे कैसे कल आपने जो डायग्राम के थ्रू चीज़ें पढ़ी थी वो कैसे कैसे आप लोगों को याद करनी है। तो भाई कल की क्लास में मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आप लोगों के अंग होते हैं, ऑर्गन होते हैं आप लोगों के। ठीक है भाई, अब ऑर्गन से गंदा खून लेकर आती हैं आप लोगों की शिराएं। आपने पढ़ा था, बिल्कुल मैम। ऑर्गन के पास जो गंदा खून था ये आता है हम लोगों की शिरा में, और शिरा इस खून को पहुंचा देती है महाशिरा में। ठीक है, अंगों से जो गंदा खून है वो आप लोगों की वेन्स में आता है, आपकी शिराओं में आता है। हाँ जी बिल्कुल। अब शिराओं से वो खून कहाँ पहुंच जाता है? महाशिरा में पहुंच जाता है। महाशिरा मैंने आपको बताई थी, दो होती हैं, वेना कावा होती है। दो कौन कौन सी? सुपीरियर और इन्फीरियर। ठीक है बेटा, वेना कावा में पहुंच जाता है। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा जो होती हैं, अब अंगों से जो गंदा खून है उसको ले जाकर गिर देती हैं आपके हर्ट में। और हर्ट के किस चैम्बर में गिरेंगी बेटा? जाकर दाएं अलिंद में। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जो महाशिरा होती हैं, दोनों की दोनों महाशिरा, ये आपके हृदय के कौन से कक्ष में जाकर गिरती हैं? आप बताओगे राइट ओरिकल में। ठीक है, सॉरी, इसको हम एट्रियम भी बोल देते हैं और ओरिकल भी, तो आप इसको लेकर कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने एट्रियम ही लिख दिया है। ठीक है, तो जब आप लोगों की महाशिरा होती हैं, ये गंदे खून को ले जाकर दिल के पास पहुंचती हैं, तो दिल के कौन से कक्ष में सबसे पहले खून को गिराती हैं? तो सबसे पहले जो गंदा खून होता है वो आपके दिल के दाएं अलिंद में एंटर करता है बेटा। तो अंगों से जो गंदा खून आया वो सबसे पहले दिल के पास पहुंचा, तो दिल के अंदर कौन से कक्ष में पहुंचा? आप बताते हो दाएं अलिंद में। तो आपके अंगों के पास जो गंदा खून है उसको कलेक्ट करा शिराओं ने, शिराओं ने वो गंदा खून दे दिया महाशिराओं को, महाशिराओं ने उस गंदे खून को डाला दिल में, और दिल के किस कक्ष में डाला? आप बताओगे दाएं अलिंद में। ठीक है भाई, है ना? अब ये दायां अलिंद जो है इस गंदे खून को डाल देता है दाएं निलय में। अब ये खून चला जाता है दाएं निलय के अंदर। तो क्या मैम दाएं निलय में ये खून वैसे ही चला गया, अपने आप चला गया, या कुछ दरवाजों के द्वारा गया? तो आप कहोगे मैम कुछ दरवाजे नुमा संरचना थी जिनके द्वारा गया। अच्छा, इन दरवाजे नुमा संरचना को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ सारे बच्चे। मैंने आपको कहा था कि जब हम लोग बात करते हैं दायां अलिंद और दायां निलय की, तो दायां अलिंद ऊपर है, दायां निलय नीचे है। दाएं अलिंद में जो खून भरा हुआ है वो दाएं निलय में जाना है। तो अलिंद से खून निलय में जब आया तो किसके द्वारा आया? यहाँ पर थे प्यारे बच्चे तीन दरवाजे, जिसको कहा था त्रिवलनी कपाट। तो यहाँ पर पाई जाती है त्रिवलनी कपाट, जिसके द्वारा, जिसको कहते हैं इंग्लिश में ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ पर है। ठीक है,
ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ पर है, जिसके द्वारा जो खून था वो दाएं अलिंद से दाएं निलय में चला गया। अब दाएं निलय के अंदर जो खून भरा हुआ है वो खून एक धमनी से होता हुआ तुम्हारे दिल में पहुंचेगा, तुम्हारे फेफड़ों में पहुंचेगा। उस धमनी का नाम है पुल्मेनरी आर्टरी। पुल्मेनरी आर्टरी प्यारे बच्चे, जिसको हम कहते हैं पुल्मेनरी धमनी यानी फुफ्फुसीय धमनी। तो अब जो आपका खून था वो फुफ्फुसीय धमनी से होता हुआ कहाँ पहुंच गया? आप बताएंगे कि मैडम ये हमारे फेफड़ों में पहुंच गया, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हमारी जो फुफ्फुसीय धमनी होती है उसमें कैसा ब्लड होता है? आपने कहा मैम गंदा खून होता है इसमें। तो बिल्कुल ये गंदा खून अब कहाँ पहुंचा दिया? पुल्मेनरी धमनी ने आपके लंग्स में पहुंचा दिया, आप लोगों के फेफड़ों में पहुंचा दिया। अब आपके फेफड़ों ने क्या करा? आपके फेफड़ों ने जो गंदे खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको बाहर फेंक दिया प्यारे बच्चों, है ना। तो ये कि फ्लो चार्ट बनता जा रहा है, जिससे ब्लड कहाँ कहाँ गया ये आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको आप शॉर्ट तरीके से लिख सकते हो, लास्ट में रिवीजन के लिए आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब आपने क्या पढ़ा कि आपका जो फेफड़े थे वहां चला गया गंदा खून, फेफड़ों ने क्या करा? कार्बन डाइऑक्साइड को फेंक दिया बाहर निकालकर। करते हो ना, सांस लेते हो सांस छोड़ते हो, तो जब सांस छोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड गई बाहर और अंदर की तरफ आ गई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अंदर ले लिया भाई, ठीक है। अब ऑक्सीजन अंदर ले ली तो वो ऑक्सीजन खून में घुल गई, तो भैया खून हो गया आपका शुद्ध। अब यही खून आप लोगों का पहुंचेगा कहाँ? आप बताएंगे पुल्मेनरी, पुल्मेनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है। पुल्मेनरी आर्टरी में पहुंचेगा, पुल्मेनरी वेन में पहुंचेगा। पुल्मेनरी वेन जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय शिरा जिसको हम कहते हैं। तो अब फेफड़ों से निकलकर जो अच्छा खून था वो पहुंच गया भाई तुम्हारी पुल्मेनरी शिरा के अंदर, ठीक है। अब मैम पुल्मेनरी शिरा जो है इसने खून को कहाँ घेरा ले जाकर? आपके हृदय में। मैम हृदय के कौन से कक्ष में सबसे पहले शुद्ध रुधिर पहुंचता है? तो आप बताओगे लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ले जाती है खून को जो पुल्मेनरी शिरा होती है, यानी कि बाएं अलिंद में पहुंचा जो खून होगा। तो बाएं अलिंद में सबसे पहले अच्छा खून पहुंचता है आप लोगों का। तो आपके हृदय में सबसे पहले जो शुद्ध रुधिर होता है वो कहाँ पहुंचता है? तो हृदय का जो बायां अलिंद है उसमें सबसे पहले अच्छा खून पहुंचता है, ठीक है। अब ये जो बायां अलिंद है बेटा, इसने खून को किस में ले जाकर गिरा दिया? तो बाएं अलिंद से खून चला गया अब बाएं निलय के अंदर, बाएं निलय में चला गया खून, ठीक है। बाएं निलय में पहुंच गया भाई खून, जिसको कहते हैं हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल। तो खून चला गया अब लेफ्ट वेंट्रिकल में। अच्छा, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या खून डायरेक्टली चला गया या कुछ दरवाजे नुमा संरचना के माध्यम से गया? तो हम कहेंगे भाई यहाँ पर भी कुछ दरवाजे हैं, है ना। आप बताते हो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल यानी दायां अलिंद, ये बायां अलिंद और बायां निलय, इनके बीच में भी कुछ दरवाजे होते हैं, उनको कहते हैं द्विवलनी कपाट। तो द्विवलनी कपाट के जरिए जो खून था वो दाएं अलिंद से दाएं निलय में चला गया, यानी बायकस्पिड वॉल्व, बायकस्पिड वॉल्व में चला गया खून और उससे होते हुए चला गया बाएं निलय में। बेटा बायकस्पिड वॉल्व को ना हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, ये भी पूछ सकता है, इसका एक और नाम है मिट्रल वॉल्व। तो कभी कभी आपको ये मिट्रल वॉल्व के नाम से भी आ जाती है, मिट्रल कपाट भी कह देते हैं कभी कभी इसको। तो ये भी एक छोटा सा नाम आपको याद रखना है ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब कहाँ जाएगा भाई बताना जल्दी। बायकस्पिड वॉल्व से जब खून आपका बाएं अलिंद से बाएं निलय में चला गया, अब कहाँ जाएगा खून? अब आ जाएगा खून महाधमनी के अंदर। तो बाएं निलय से निकलकर जो खून था वो आ गया अब महाधमनी में। महाधमनी जो शरीर की सबसे बड़ी धमनी है जिसको कहते हैं अओर्टा। और प्यारे साथी अओर्टा एक ही होती है। कल कुछ टेलीग्राम में बच्चों का डाउट था कि मैम आपने कहा था कि महाधमनी दो होती हैं, तो कौन सी होती है? नहीं बेटा, मैंने कभी नहीं कहा महाधमनी दो होती हैं, महाधमनी तो एक ही होती है। मैंने कहा था महाशिरा दो होती हैं, वेना कावा दो होती हैं, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, अग्रशिरा अग्र महाशिरा,
पश्च महाशिरा। तो महाधमनी तो एक ही है, महाशिरा दो होती हैं, यानी ये वेना कावा दो होती है। और आपने दोनों पढ़ी थी कि एक ऊपर से खून ला रही थी, एक नीचे से खून ला रही थी, ठीक है। अब जो खून था वो आ गया महाधमनी में। अब महाधमनी से होता हुआ ये खून पहुंच गया छोटी छोटी धमनियों में। ये खून पहुंच गया छोटी छोटी धमनी में, जिसको हम कहते हैं आर्टरीज। छोटी छोटी आर्टरीज में पहुंच गया, और इन्हीं छोटी छोटी आर्टरीज से होता हुआ ये खून जा पहुंचा तुम्हारे अंगों में, वापस से तुम्हारे अंगों में आ पहुंचा ये खून। लो भैया, जहां से गया था खून वहीं आ गया एट लास्ट घूम के। तो यहीं से तुम्हारे दिल में गया था खून गंदा, और वो ऐसे घूमता घूमता फेफड़ों ने उसको साफ करा, और फिर घूमता घूमता जाकर वहीं पहुंच गया तुम्हारे अंगों में। तो यही सर्कुलेशन आपके शरीर में चलता रहता है, यही सर्कुलेशन आपके शरीर में प्यारे बच्चे चलता रहता है, ठीक है। क्लास डिस्टर्ब दाई रहा है आपका मैम? बेटा समझ नहीं आया, क्लास में कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है? क्या डिस्टरबेंस हो रहा है बताओ। क्लास बिल्कुल मेरे सामने बिल्कुल सही चल रही है, बिल्कुल नहीं रुक रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास डाउट ग्रुप नहीं है बेटा, डाउट ग्रुप किसी के पास नहीं है। डाउट ग्रुप में आपको जुड़ना है। कैसे जुड़ोगे? आप जब अपना बैच खोलते हो, यकीन बैच, उसमें ऊपर की तरफ टेलीग्राम का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना, आप डाउट ग्रुप में ऐड हो जाओगे, जुड़ जाओगे बेटा, ठीक है। क्लियर? अब बच्चा कह रहा है कि सेमी लूनार क्या होता है। तो बेटा जो आप लोगों की ये फुफ्फुसीय धमनी है, ये जो आपकी फुफ्फुसीय धमनी है और आपका ये जो राइट वेंट्रिकल है, इस राइट वेंट्रिकल में कीप के जैसी संरचना होती है ऐसे, इसी को कहते हैं सेमी लूनार। तो आपका ये जो राइट वेंट्रिकल होता है, इसी में पाई जाती है सेमी लूनार, जिसको कहते हैं अर्धचंदाकार कपाट, ठीक है। अर्धचंदाकार कपाट। मैम ये क्या काम करती है? तो ये ना खून को पुलमेनरी धमनी में ले जाकर घेरती है, खून इधर उधर ना जाए, सीधा इस धमनी के अंदर जाए, तो ये काम होता है इसका सेमी लूनार का, ठीक है। चलो, तो ये चार्ट भी आप लोगों का कंप्लीट हुआ, आपने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, अब आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हृदय की धमनी के बारे में। हेडिंग डालेंगे हार्ट बीट, हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चे हार्ट बीट्स, यानी हृदय धमनी, ठीक है। हमारा जो हृदय है उसकी साउंड कैसी होती है, हृदय की आवाज कैसी होती है, ठीक है। तो हृदय जो होता है इसकी ध्वनि कैसी होती है। अरे भैया रुक जाओ, हमें कैच करने दो। हृदय की जो ध्वनि होती है वो कैसी होती है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, आपका जो हर्ट होता है ये कैसे धड़कता है? कई बार तुमने गाने सुने होंगे, धक धक करने लगा रे मेरा जियारा डरने लगा। ये गाने तुम्हें ना क्या करते हैं, भ्रमित करते हैं। भाई धक धक, पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि हमारे दिल की धड़कन की आवाज कैसी होती है, तो तुम धक धक पर ही लगा कर आ जाओगे, क्योंकि तुमने माधुरी दीक्षित का गाना सुना है, धक धक करने लगा, है ना। या भैया बहुत से गाने तुमने सुने होंगे, दिल का धड़कना हाय हाय, है ना भैया। तो दिल जो है जब वो धड़कता है तो धक धक नहीं करता, दिल की धड़कन की जो आवाज होती है, ठीक है, आवाज दो हमको हम खो गए, कब नींद से जागे कब सो गए। तो ऐसा तो तुम्हारे साथ पढ़ते पढ़ते होता होगा, तुम्हें पता ही नहीं चलता कब तुम्हें नींद आ गई और कब तुम उठकर पढ़ने लगे। तो प्यारे बच्चे, आवाज कैसी होती है दिल की धड़कन की? आप बताओगे लब एंड डब। तो कभी भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि हमारे दिल की धड़कन की आवाज कैसी होती है, आप बताओगे लब डब होती है, ठीक है। लब डब साउंड होती है हमारे दिल की। अब हमने आगे बात करी कि मैम हमारा जो दिल होता है ये प्रति मिनट कितना धड़कता है, ठीक है। तो अब आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि प्रति मिनट जो हमारा दिल होता है, ठीक है, प्रति मिनट हृदय धड़कन कितनी होती है, ये आपको पेपर में पूछेगा। तो प्रति मिनट जो हृदय की धड़कन होती है, ठीक है, हार्ट बीट, आपको पूछेगा हार्ट बीट पर मिनट। तो पर मिनट जो हमारी हार्ट बीट होती है प्यारे बच्चे, वो कौन कितनी होती है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको पूछ लेता है कि एक भ्रूण जो होता है, एक भ्रूण यानी ऐसा बच्चा जो अभी अपनी माता के पेट में है, फीटस, मम्मी अल्ट्रासाउंड कराती है ना,
जब तुम अपनी मम्मी के पेट में थे तो तब तो जमाने और थे भाई, हम हमारे टाइम पर जमाने और थे। लेकिन आजकल क्या होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड में हृदय की धड़कन आती है। तो डॉक्टर जो है किसी भी भ्रूण, यानी ऐसा बच्चा जो मम्मी के पेट में बैठा है उसके भी दिल की धड़कन सुन लेते हैं डॉक्टर। तो भ्रूण जो होता है फीटस, इसके दिल की धड़कन कितनी होती है आप लोग बताकर चलते हो, 160 से 200 बार प्रति मिनट। ठीक है, तो एक भ्रूण का जो दिल होता है वो कितना धड़कता है आप लोग बताकर चलते हो, 160 से 200 बार प्रति मिनट धड़क सकता है एक छोटे बच्चे का जो दिल होता है, प्यारे बच्चे। ठीक है, क्लियर। आगे बात करी हमने दूसरा पॉइंट कि मैम एक न्यूबॉर्न जो होता है, एक ऐसा बच्चा जो नवजात है, मतलब जिसका जन्म हो चुका है, अभी 1-2 हफ्ते का बच्चा जो है न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न बेबी के जो दिल की धड़कन होती है वो कितनी होती है? तो एक नवजात शिशु के दिल की धड़कन होती है 100 से 120 बार प्रति मिनट। ठीक है, समझ में आई बात? तो आप लोग ऐसे बताकर चल सकते हो। अच्छा मैम, आगे पूछ ले हम लोगों को कि जो एडल्ट होते हैं, ठीक है, एडल्ट जैसे अब हम लोग हैं, एडल्ट वयस्क जो होते हैं, तो वयस्क जो है इनके दिल की धड़कन कितनी होती है? तो वयस्कों के दिल की धड़कन आप लोगों को पता है, ये पेपर में क्वेश्चन भी आता है, 72 से 74 बार प्रति मिनट होती है। तो हम लोगों का जो दिल होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 से 74 बार धड़कता है। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, आपको पूछ ले, जब हम जिम जाते हैं, जब हम जिम जाते हैं प्यारे बच्चे, तो जिम जाने पर हमारा जो दिल होता है उसकी धड़कन कितनी हो जाती है? तो आप लोग बताओगे 80 से 90 बार प्रति मिनट। तो 80 से 90 बार प्रति मिनट हमारा दिल धड़कता है जब हम जिम करते हैं, क्योंकि ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, दिल ज़्यादा धड़क रहा है। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है कि जो एथलीट होते हैं प्यारे बच्चे, एथलीट जैसे नीरज चोपड़ा है, एथलीट जो होते हैं इनके दिल की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार इनका दिल है जो धड़कता है? तो एथलीट्स का दिल जो होता है वो 60 से 62 बार प्रति मिनट धड़कता है बेटा, 60 से 62 बार प्रति मिनट। मैम ये तो बहुत कम है। हाँ जी, इसीलिए पेपर में आता है आप लोगों को, है ना? तो एथलीट्स के दिल की धड़कन जो होती है वो कम होती है प्यारे बच्चे। क्यों? क्योंकि उनका जो शरीर है वो अपने आप को इस तरीके से ढाल लेता है कि इनकी हार्ट बीट हमेशा किसी नॉर्मल पर्सन से कम होती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको पेपर में बनता है, तो याद रखना 60 से 62 बार प्रति मिनट इनके दिल की धड़कन होती है जो एथलीट्स होते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो आओ आगे बात करते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि जब हम लोग दिल की धड़कन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा दिल की धड़कन किसकी होती है? तो आप लोग बताओगे, एक पॉइंट मैं यहाँ पर डब्बा बनाकर ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है, बॉक्स बनाकर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, सर्वाधिक दिल की धड़कन किसकी होती है? सर्वाधिक हृदय धड़कन किसकी होती है बेटा? ऐसा कौन सा जानवर है जिसका दिल सबसे ज्यादा धड़कता है? ठीक है, तो मोस्ट हार्ट बीट किस में देखने को मिलती है? तो जब हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा हार्ट बीट जो है वो किसकी है, तो आप बताते हो छुछुंदर। ठीक है, छुछुंदर जिसको आप बोलते हो, गाना तुमने सुना होगा, छुछुंदर के सर पे ना भाए चमेली, छुछुंदर के सर पे सबसे छोटी धमनी कौन सी होती है बेटा? एट्रियोल होती है सबसे छोटी धमनी, अभी लिखवा दूंगी, पहले इधर देखो। तो जो छुछुंदर होता है, छुछुंदर, ठीक है, जो छुछुंदर होगा जिसको कहते हैं मेल रैट, इसके दिल की धड़कन सबसे ज्यादा होती है। इसका दिल 1 मिनट में 600 बार प्रति मिनट धड़कता है, 1 मिनट में 600 बार धड़कता है इसका दिल। ठीक है, और सबसे कम पूछ ले आप लोगों को तो आप लोग बताएंगे सबसे कम जो दिल की धड़कन होती है, सबसे कम, यहाँ स्पेस बना रही हूं मैं, चलो इधर लिख लेते हैं कि सबसे कम दिल की धड़कन जो होती है वो किसकी होती है? सबसे कम जो दिल की धड़कन होती है, लेस हार्ट बीट पर मिनट, जो लेस हार्ट बीट होती है वो होती है ब्लू व्हेल की प्यारे बच्चों। किसकी होती है आप लोग बताकर चलोगे? ब्लू व्हेल की होती है। ठीक है, क्लियर? तो आप लोग बताएंगे ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल, ठीक है, नीली व्हेल जिसको कहते हैं। तो व्हेल मछली होती है वो बहुत बड़ी होती है, उसके दिल की धड़कन सबसे कम होती है, लगभग ऐसा मानकर चलो 12 बार प्रति मिनट, लगभग 12 बार प्रति मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट में लगभग 12 बार उसका दिल धड़कता है। छोटी मारुति छोटी मारुति कार जितना तो ब्लू व्हेल का दिल होता है।
अब सोचो छोटी मारुति कार जितना दिल है तो एक बार में ऐसे सिकुड़ने में, फैलने में कितना टाइम लगता होगा उसको, है ना, ऐसे ऐसे। तो ब्लू व्हेल के दिल की धड़कन सबसे कम। अगर हम जमीन की बात करें तो अफ्रीकन हाथी, एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट जो होता है उसके दिल की धड़कन सबसे कम है। लेकिन आपको जमीन और पानी का कुछ नहीं पूछ रहा, सर्वाधिक सबसे कम दिल की धड़कन किसकी है और ऑप्शन में ब्लू व्हेल है तो वही करना है। अगर ब्लू व्हेल नहीं है तो फिर हाथी बता सकती हो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आप लोगों ने लिख लिया कि किसकी दिल की धड़कन कितनी होती है, आपने ये पढ़ा। अब बात करते हैं कि दिल की धड़कन को मापने वाला जो यंत्र होता है वो कौन सा होता है। हृदय धड़कन को मापने वाला यंत्र, जब हम अपने हृदय की धड़कन को मापते हैं, ठीक है, तो उसको मापने वाला यंत्र कौन सा होता है। आपको पूछता है एग्जाम में कि हृदय की धड़कन को मापने वाले यंत्र का नाम बताओ। इंस्ट्रूमेंट, आपको पूछेगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम हार्ट बीट को मेजर करते हैं, तो आप लोग बताकर चलते हो ये होता है स्टेथोस्कोप, ठीक है, स्टेथोस्कोप। तो आप लोग बताते हो स्टेथोस्कोप, ये है प्यारे बच्चे स्टेथोस्कोप। आपको सही बताना है पेपर में, तो आप लोग बताकर चलते हैं कि दिल की धड़कन को मापने वाला यंत्र होता है स्टेथोस्कोप। क्या तुमने देखा है कभी स्टेथोस्कोप? तुमने देखा होगा डॉक्टर अपने गले में टांगते हैं, मतलब डॉक्टर वाली फीलिंग ही इसको लेकर आती है स्टेथोस्कोप को। तो जो स्टेथोस्कोप होता है प्यारे बच्चे, ये तुमने बहुत बार देखा होगा, इस तरीके का उपकरण जिसको कई बार हम नकली डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर डॉक्टर वाला खेल खेलते हैं, तो इसके बिना काम नहीं चलता। यही वो उपकरण है जिससे हमें डॉक्टर वाली फीलिंग आती है। सफेद कोट पहना और कानों में ये लगाया तो तब लगते हैं हम डॉक्टर। तो ये स्टेथोस्कोप होता है जिससे डॉक्टर ऐसे ऐसे दिल की धड़कन को मापता है ना। क्लियर? बंदर में दिल होता है बेटा, बिल्कुल होता है बंदर में दिल। बंदर के अंदर भी दिल होता है। और बंदर मैमल किस कैटेगरी में आता है? स्तनधारी, जैसे हम लोग हैं, हमारे पूर्वज है बेटा बंदर, तो हमारे अंदर भी दिल है तो बंदर के अंदर भी दिल होगा, ठीक है। आ जाओ, अब हम बात करते हैं कि आप लोगों का जो दिल की धड़कन होती है उससे संबंधित कुछ जांच कराई जाती है, कुछ टेस्ट कराए जाते हैं। भाई आपका दिल बढ़िया से काम कर रहा है या नहीं, या आपका दिल जो है वो सही धड़क रहा है या नहीं, इस चीज़ की जानकारी लेने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं। जैसे नंबर 1 पर आप लोगों को पूछता है ईसीजी। आपको बहुत बार पेपर में बना है कि ईसीजी जो होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो ईसीजी किससे संबंधित है ये पूछता है। तो ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियो, हिंदी में भी कार्डियोग्राम। अब कार्डियो वर्ड मैंने कहा था जहां कहीं भी आए आंख मूंद कर अपने दिमाग में ये लाना है कि ये दिल से संबंधित है। तो कई बार आपको ऐसे पेपर में दिया हुआ होता है कि ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हमारे शरीर के किस अंग की जांच से संबंधित उपकरण है, या किस अंग से संबंधित जांच ये होती है जो ईसीजी होती है। तो आप लोग बताओगे ये दिल से संबंधित है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आपका दिल जो है वो सही से धड़क रहा है या नहीं, उसके लिए हम कराते हैं ईसीजी, ठीक है। चलो, अब मैम दूसरा टेस्ट कौन सा होता है हमारे दिल की जांच के लिए? तो दूसरा टेस्ट होता है भाई इको। कई बार तुमने सुना होगा, कहते हैं भैया इको करवा लो जाके अपनी। कई बार तुमने देखा होगा कि ऐसा लग रहा है मेरे दिल पर तो जैसे पत्थर सा रखा हो, तो तुम सलाह देते हो कि भाई जाके टेस्ट करवा लो, इको विको करवा लो। तो इको क्या, इको भी एक टेस्ट है बेटा। इसका काम, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इकोकार्डियोग्राम, इसको कहते हैं हम लोग इकोकार्डियोग्राम। तो ये भी एक तरीके की जांच है जो हम लोग दिल से संबंधित करवाते हैं, इसको कहते हैं इकोकार्डियोग्राम, ठीक है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है पेपर में, इकोकार्डियोग्राम। क्लियर? अब ये जो इकोकार्डियोग्राम होता है या इको होता है, ये ईसीजी होता है, इन दोनों में अंतर क्या है मैम? तो इको जो होता है ना, ये आपके दिल की आंतरिक संरचना की फोटो भी बताएगा। अगर जैसे आपके दिल के अंदर आपकी जो मांसपेशी है उनमें कोई दिक्कत चल रही है तो उसको भी बताता है ये इको। तो ये जो आप लोगों की ईसीजी होती है ये तो आपके दिल की धड़कन के बारे में बता देगा बाहर से ही कि भाई इतनी चल रही है तुम्हारे दिल की धड़कन, तुम्हारे दिल की धड़कन जो है वो इतनी आ रही है। लेकिन अगर तुम्हें अपने दिल की और गहराई को समझना है, आपके दिल की संरचना कैसी है, दिल के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं चल रही, तो फिर कराना पड़ेगा इको। तो इको क्या करता है? दिल की संरचना के बारे में बताता है।
ये दिल की संरचना और दिल का जो कार्य है, यानी दिल ठीक से काम कर रहा है, उस चीज को बताता है। तो पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि दिल की स्ट्रक्चर और दिल का फंक्शन जानने के लिए जो हम जांच कराते हैं वो कौन सी है। तो ऑप्शन में ईसीजी भी दे देगा, ऑप्शन में इको भी दे देगा और कुछ और भी दे देगा। तो आपको बताना है इको होती है जिससे हम दिल की संरचना और उसके कार्य को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। ठीक है, ग्राफ नहीं होगा बेटा, ग्राम ही होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इकोकार्डियोग्राम ये दोनों टेस्ट आपके दिल से संबंधित होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर? अब आगे बढ़ूं? तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना भाई? ईसीजी का टीका भी लगा होता है। नहीं भैया, ईसीजी का तो कोई टीका नहीं होता। ईसीजी नहीं, बीसीजी होता है बेटा। वो बीसीजी का टीका जो टीबी से बचाता है, वो टीबी वाली बीमारी में बताऊंगी, वो बीसीजी का टीका होता है, ईसीजी का नहीं। ठीक है, अच्छा एक बच्चे का डाउट है मैम ईईजी क्या होता है, तो आ जाओ नोट कर कर एक चीज लिख लो यहाँ पर। एक और जांच, जब हम जांच पढ़ ही रहे हैं तो एक और जांच मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक और जांच क्या बता देती हूँ प्यारे बच्चे, कि आप लोग कभी भी आपको पूछता है कि ईईजी क्या होता है, ईईजी, तो ईईजी होता है इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राम। ठीक है, क्या होता है बच्चा, इसकी भी फुल फॉर्म लिख लो। ईईजी होता है इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राम, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं, इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राम। मैम ये किसकी जांच है, ये किसके लिए कराया जाता है, तो ये भी आपको पेपर में आ सकता है। तो बेटा इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राम हम लोग कराते हैं हमारे मस्तिष्क की जांच के लिए। तो ये आपके ब्रेन से संबंधित है। जब आपको लग रहा है कि हमारे दिमाग में कोई दिक्कत चल रही है तो तब ये टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, ये मस्तिष्क से रिलेटेड होता है। जैसे कि कई बार सर में बहुत दर्द हो रहा है तो डॉक्टर कहेंगे आप एक बार ईईजी करा लो, इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राम करा लो। तो ऐसे करके ये मस्तिष्क से संबंधित होता है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? चलो तो भाई अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने लिख लिया। हृदय की जो हार्ट बीट होती है उससे संबंधित पूरे क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो सब लिखवा दिए। आ जाओ अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि मैडम जो हम लोगों का दिल होता है वो हमारा ब्लड प्रेशर बनाता है, हमारा बीपी। तो हमारा बीपी कैसे बनता है, आ जाओ बात करते हैं बीपी की। बात कर रहे होते हैं हम लोग बीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। ठीक है, कि भाई हमारा ब्लड प्रेशर कैसे बनता है, जिसको कहते हैं हम लोग रुधिर दाब। तो बात करते हैं हम लोग रुधिर दाब की प्यारे बच्चे, ब्लड प्रेशर। अच्छा कभी भी आप लोगों को पूछे कि हमारा जो बीपी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो मैंने आपको कहा था कि हम कभी भी अपना बीपी जब मापते हैं तो हमेशा धमनी का प्रेशर लेते हैं, हमेशा धमनी का। कौन सी धमनी का, ब्रोंकियल धमनी। डेमो में बताया था ना कि यहाँ होती है हमारी ब्रोंकियल धमनी, यहीं पे बांधते हैं वो पट्टा। स्फेग्मोमोनोमीटर बताया था आपको, क्वेश्चन भी बना था पिछली बार आपको पेपर में कि रुधिर ये ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र, अभी लिखवाऊंगी भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे एक धमनी होती है ब्रोंकियल धमनी, वही धमनी बताती है हमारा बीपी। ठीक है, लेकिन मैम ये धमनी भी तो दिल की वजह से ही काम कर रही है ना, तो दिल से क्या रिलेशन होता है हमारे बीपी का? क्योंकि कई बार कहते हैं बीपी हाई हो गया उसको तो अटैक आ गया, बीपी लो हो गया उसको तो अटैक आ गया। मतलब कहीं ना कहीं दिल है जो बीपी को कंट्रोल कर रहा है। तो ये सही बात है बिल्कुल। अगर हम बीपी की बात करते हैं तो आपका जो हार्ट होता है प्यारे बच्चे, आपका जो हृदय होता है, ये ही आपका बीपी बना रहा है। मैम कैसे बना रहा है, तो आपका जो दिल है ना ये दो अवस्थाओं में रहता है, ये दो स्टेज में रहता है आपका दिल। कौन कौन सी दो अवस्थाएं हैं हमारे दिल की? एक होती है संकुचन अवस्था, एक है प्यारे बच्चे संकुचन अवस्था। आपका जो दिल है ये रहता है संकुचन अवस्था में, जिसको कहते हैं हम लोग सिस्टोल स्टेज, सिस्टोल। ठीक है, सिस्टोल स्टेज। और दूसरी अवस्था जो आपके दिल की होती है ये होती है प्रसार अवस्था। प्रसार का मतलब फैल जाना, डायस्टोल। ठीक है, इसको कहते हैं डायस्टोल स्टेज, डायस्टोल स्टेज। तो आपका जो दिल है वो दो अवस्थाओं में रहता है, एक तो रहता है प्यारे बच्चे संकुचन अवस्था में और एक रहता है प्रसार अवस्था में। मैम कैसे? देखो मान लो ये मेरा दिल है ना, अब मैं अपने दिल को देखो, दिल ऐसे सिकुड़ेगा ऐसे फैलेगा, ऐसे सिकुड़ेगा ऐसे फैलेगा। तो जब ये सिकुड़ रहा है
तो ये सिस्टोल अवस्था में है, सिस्टोल यानी कि ये वाली अवस्था। और जब ये ऐसे फैल रहा है तो ये प्रसार अवस्था में है, यानी कि डायस्टोल अवस्था में है। इसको ना बहुत अच्छे से समझना आप लोग, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना। मैम आप क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करती। अच्छा बेटा जी, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा ये बता दो पहले, फिर हम इनको आगे ही बात कर लेंगे। हाँ, इनको शीतलन और अनुशीतलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बिल्कुल। तो इनको आप लोग शीतलन और अनुशीतलन भी बोल देते हो बेटा। अगर प्योर हिंदी में इनकी बात करते हैं तो इसको हम लोग शीतलन और अनुशीतलन की स्टेज में भी रख सकते हैं। अब आप लोगों को कभी भी पूछता है कि जो सिस्टोल अवस्था होती है मैम, इसमें हृदय का आयतन कैसा हो जाता है, ये पूछता है पेपर में कि सिस्टोल अवस्था में हृदय का जो वॉल्यूम है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो भाई सिस्टोल अवस्था में आपका जो दिल होता है ना, उसका आयतन क्या होगा, घट जाता है। आपके दिल का आयतन क्या हो जाता है, घट जाता है। क्लियर, यानी कि आयतन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। हमारे दिल का, हृदय का जो आयतन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज्ड हो जाता है प्यारे बच्चे, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझना, देखो मैंने कहा जब आपका दिल ऐसे सिकुड़ता है, ठीक है, तो वो सिस्टोल अवस्था में है। तो भाई जब कोई चीज ऐसे सिकुड़ रही है, तुम्हें जब ठंड लगती है तुम रजाई में ऐसे सिकुड़ जाते हो, तो तुम्हारी हाइट लंबी हो गई है या तुम सिकुड़ गए हो, छोटे हो गए हो। तुम कहोगे जब मैम ऐसे हम सिकुड़ते हैं तो हम छोटे हो जाते हैं। तो दैट्स मीन वैसे ही आपका जो दिल है, जब वो ऐसे संकुचित हो रहा है, जब वो ऐसे सिकुड़ रहा है, उसका अनुशीतलन हो रहा है, शीतलन हो रहा है प्यारे बच्चे, उसका वो सिकुड़ रहा है, सिस्टोल अवस्था में है, तो उसका आयतन घटेगा या बढ़ेगा, ये बताओ। आप कहोगे घटेगा। फिर वो ऐसे फैल रहा है बेटा, है ना, ऐसे फैल रहा है। फिर तुमने अपने, जब आप लेटे हुए बेड पे, तो आपने अपने पूरे पैर फैला दिए, तो आप आयतन बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो। तो आप कहोगे मैम जब ऐसे दिल हमारा फैल गया है तो दैट्स मीन उसका आयतन बढ़ गया है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, रटने की जरूरत ही नहीं है, समझ के करना है चीजों को। डायस्टोल अवस्था जिसको कहते हैं प्रसार अवस्था, प्रसार मतलब फैल जाना। तो यहाँ पर जो हृदय का आयतन होता है उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग बताकर चलोगे कि जो आयतन है, किसका आयतन प्यारे बच्चे, हृदय का आयतन। यहाँ पर आपको पूछेगा कि हृदय का जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो घटेगा या बढ़ेगा। तो आप कहोगे मैम हृदय फैल रहा है, तो दैट्स मीन यहाँ पर जो आयतन होगा वो बढ़ेगा। जो आयतन होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज्ड हो जाता है जो वॉल्यूम होता है हार्ट का। कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया, क्लियर हो गया, रटने की तो जरूरत नहीं है। अब ये आपको एक पॉइंट बनेगा कि सिस्टोल अवस्था में हृदय का आयतन कैसा हो जाता है, तो आप बताओगे सिस्टोल अवस्था में हृदय का आयतन घट जाता है क्योंकि हृदय ऐसे सिकुड़ रहा है, और डायस्टोल अवस्था में हृदय का आयतन बढ़ जाता है क्योंकि हृदय ऐसे फैल रहा है। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट यहां से बनेगा कि जो सिस्टोल अवस्था होती है ये हमारा कैसा बीपी बनाती है, ये हमारा कैसा बीपी बनाती है, उच्च रक्तचाप बनाती है या निम्न रक्तचाप बनाती है, हाई प्रेशर बनाएगी या लो ब्लड प्रेशर बनाएगी। तो आप कहेंगे कि सिस्टोल अवस्था हमेशा हमारा हाई ब्लड प्रेशर बनाता है। कैसे, देखो तुम्हारे पास एक पोलोथीन है, उसमें तुमने पानी भर लिया और पोलोथीन को ऐसे कस के बांध दिया। अब उस पोलोथीन में पानी भरा हुआ है, कोई आया, उसने उस पोलोथीन में पिन चुबा दी। अब पोलोथीन टाइटली बंधी हुई है, पोलोथीन में पिन चुबा दी, तो उस पिन से जहां पे पिन चुबाई है वहां से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, और जब आप उसको और प्रेशराइज करोगे बड़ी प्रेशर के साथ वहां से पानी निकलेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि जब हमारा हार्ट ऐसे सिकुड़ रहा है, हार्ट के अंदर क्या है, खून भरा हुआ है। जब ऐसे आपका हृदय सिकुड़ रहा है तो मतलब जब तुम कपड़े को ऐसे निचोड़ देते हो तो कपड़े का सारा पानी एकदम नीचे गिर जाता है आकर, है ना। तो वैसे तुम्हारे दिल में क्या है, खून भरा हुआ है और दिल ऐसे सिकुड़ गया, तो खून बड़ी तेजी के साथ तुम्हारे दिल से निकलकर भागता है। तो खून तेजी के साथ जब दिल से निकलकर भाग रहा है तो दैट्स मीन आपका बीपी जो है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो रहा है, आपका ब्लड प्रेशर हाई है। मतलब आपको कभी भी पूछे कि हमारा जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो हृदय की कौन सी अवस्था बनाती है, तो बताओगे ये जो संकुचन अवस्था है ये आपका हाई बीपी बनाती है। हाई बीपी इसके द्वारा ही बनता है बेटा, यानी ये उच्च रक्तचाप बनाती है आप लोगों का, उच्च रक्तचाप। तो हृदय की कौन सी अवस्था है जो उच्च रक्तचाप बनाती है, आप बताओगे सिस्टोल अवस्था। क्लियर हो गई ना बात, है ना। अब मैम यहाँ पर हमारा दिल जो है वो फैल रहा है, जैसे कि तुम गुब्बारे में पानी भर रहे हो, तुमने गुब्बारे में पानी भरा तो गुब्बारा एकदम से इतना मोटा हो जाता है, या गुब्बारे में धीरे धीरे पानी भरता है, धीरे धीरे गुब्बारा फूलता है। तो दिल ऐसे फैल रहा है,
दिल में खून आकर भर रहा है, तो धीरे धीरे दिल के अंदर खून आकर भर रहा है, तो प्रेशर जो होता है वो थोड़ा कम होता है। तो जब आपका दिल फैल रहा है तो यहाँ पर आप लोगों का बनता है निम्न रुधिर दाब। तो पेपर में पूछेगा कि हृदय की कौन सी अवस्था निम्न रुधिर दाब बनाती है, तो आप बताओगे निम्न रुधिर दाब बनाने का काम होता है हम लोगों की हृदय की ये प्रसार अवस्था यानी डायस्टोल स्टेज, है ना। अब आ जाओ, मैं थोड़ा सा आपको डाउट भी लिख लेती हूँ आपके कि आपको क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर हमारा जनरेट होता है लो बीपी। क्लियर, आ गई बात समझ में? चलो तो भाई ठीक है, मैम ये लिखवा दो बेटा। मैंने लिखवा दिया आप लोगों को कि संकुचन अवस्था से दो चीजें याद रखनी है। एक तो संकुचन अवस्था में हृदय का आयतन घट जाता है, और दूसरा हमारे ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने का काम करती है संकुचन अवस्था। तो संकुचन अवस्था में हमारा बीपी जो है वो हाई रहता है। अब अगर आपसे कभी भी पूछे कि हमारे बॉडी का हाई बीपी कितना होगा, तो 120 होगा, 120। तो 120 जो रेंज आती है ना, वो इसी अवस्था से आती है। और मैम डायस्टोल अवस्था में हृदय का आयतन जो है वो बढ़ेगा, यानी कि हृदय फैलेगा, और फैलेगा तो धीरे धीरे उसमें ब्लड आकर भरेगा, तो इसीलिए निम्न रुधिर दाब यहां से बनता है। और निम्न रुधिर दाब कितना, मतलब 80। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कहीं कि एक सामान्य व्यक्ति के अंदर जो उसका रुधिर दाब होता है, किसी भी सामान्य व्यक्ति का जो रुधिर दाब होता है, सामान्य रुधिर दाब हमारा जो होता है वो कितना होता है, ठीक है। हमारा जो नॉर्मल बीपी होता है, हमारा जो नॉर्मल बीपी होता है, ठीक है, वो कितना होता है? सामान्य रुधिर दाब कितना होता है? तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा बेटा कि हमारा जो सामान्य रुधिर दाब होता है वो 120 से 80 mmHg होता है, ठीक है। ये होता है हमारा सामान्य रुधिर दाब। तो जब कभी भी आप लोगों को ये सामान्य रुधिर दाब की वैल्यू बनती है, तो मैम ये जो 120 आया ये कहाँ से आया? तो ये आता है आपकी सिस्टोल स्टेज से, सिस्टोल स्टेज से आता है ये, यानी यही बनता है संकुचन अवस्था के द्वारा। यानी जब आपका हृदय संकुचित होगा तो 120 बीपी बनेगा। ये 80 कहाँ से आया? तो ये आता है आपकी डायस्टोल स्टेज से, ठीक है, डायस्टोल स्टेज, यानी कि ये आता है हृदय की प्रसार अवस्था के द्वारा। तो बात समझ में आई? बस यही पॉइंट आपको पूछा जाता है कि जब हमारा बीपी 120 से 80 mmHg होता है, तो 120 जो रेंज है ये हृदय की कौन सी परिस्थिति को दर्शाती है? तो बताओगे संकुचन अवस्था को। और 80 जो रेंज है ये दर्शाती है प्रसार अवस्था को। तो इन दोनों अवस्थाओं की बदौलत हमारा जो बीपी है वो 120 से 80 mmHg होता है नॉर्मल। अब इससे ज्यादा जब आपका बीपी जा रहा हो तो भैया फिर दिल में दिक्कत है, या तो दिल अच्छे से सिकुड़ नहीं पा रहा, या दिल अच्छे से फैल नहीं पा रहा, या दिल अच्छे से सिकुड़ नहीं रहा, या अच्छे से फैल नहीं रहा। तो तब आती है बीपी में दिक्कत, या तो बीपी लो हो जाता है बहुत ज्यादा, या बीपी हाई हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो बताओ, अब बताओ आपको कोई दिक्कत? हाँ, 100 जीडी में 150 से 200 बताई थी। तो प्यारे बच्चे आप लोगों को ये यूनिट जो है इनमें 10 से 15 का आपको अंतर देखने को मिलता है। कहीं 160 से 200 लिखा मिलता है, कहीं 150 से 200 आपको लिखा मिलता है। तो ये नंबर आप लोगों को घटते बढ़ते मिलते रहते हैं हर बुक के अंदर। तो वो कोई इशू नहीं है, वो आपको ऑप्शन से समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन हमें सही करना है। नेफ्रॉन प्यारे बच्चे आप इस चैप्टर में नहीं पढ़ते हो। नेफ्रॉन जो है वो आप लोगों को दिमाग वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी, ब्रेन वाले चैप्टर में, ठीक है। आ गई बात समझ में? ठीक है, क्लियर। चलो आ जाओ, अब हम आगे बात करते हैं। अब आप लोगों से पूछा जाएगा पेपर में कि दिल की धड़कन या ये हमारा जो सामान्य बीपी है, रुधिर दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, ठीक है। तो हम रुधिर दाब किससे मापते हैं ये आपको पूछेगा, रुधिर रुधिर दाब को मापने वाला यंत्र, ठीक है, ये आपको पूछा जाएगा। तो रुधिर दाब को मापने वाला यंत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम अपना बीपी मेजर करते हैं, ये आपको पूछेगा। तो आप लोग बताओगे स्फेग्मोमोनोमीटर, ठीक है, स्फेग्मोमोनोमीटर, स्फेग्मोमोनोमीटर, ठीक है, स्फेग्मोमोनोमीटर, 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 स्फेग्मोमोनोमीटर,
ठीक है, ये होता है आपके रुधिर दाब को मापने वाला यंत्र। तो ये बात मैंने आपको बताई भी थी। स्फेग्मोमोनोमीटर। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मैं आपको बताती हूँ कि किसके दिल में कितने कक्ष होते हैं। लास्ट पॉइंट जो आपको यहां से पूछा जाता है, ठीक है। टेंशन में बीपी लो कैसे हो जाता है बेटा? टेंशन में बीपी लो नहीं होता कभी भी। टेंशन में हमारी बॉडी के अंदर कार्टिसोल नाम का एंजाइम हार्मोन निकलता है। ये कार्टिसोल नाम का जो हार्मोन होता है आपके ब्लड में मिलता है और आपके ब्लड की जो गति है उसको धीरे कर देता है, जिससे आप लोगों के बीपी या आपका जो ब्लड का प्रेशर है वो भी धीरे हो जाता है। तो टेंशन हमारे लिए इसलिए अच्छी नहीं होती क्योंकि टेंशन में हमारे शरीर के अंदर से कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलने शुरू हो जाते हैं जो हमारे ब्लड के साथ मिलकर हमारे हार्ट की मांसपेशियों को धीरा कर देते हैं। इसी वजह से टेंशन जब हमें होती है, या तो कई बार हार्ट अटैक आ जाता है टेंशन में, या फिर कई बार लो बीपी हो जाता है, तो ये सारी दिक्कतें हमारे साथ होती हैं। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? चलो अब आ जाओ, अब हम आगे बात करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि किसके दिल में कितने कक्ष होते हैं। ठीक है, एक सेकंड आप लोग मुझे दीजिएगा, एक सेकंड। हाँ भाई आ जाओ जल्दी से, आप लोगों को आवाज अब पहुंच रही है ठीक से? ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं हार्ट चैम्बर की। हार्ट चैम्बर, ठीक है, हम लोग बात करेंगे अब हार्ट चैम्बर की। हम लोग बात करेंगे हृदय कक्ष की, कि हमारा जो दिल होता है इसमें कितने कक्ष होते हैं, ये आपको अब पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग बात करेंगे कि किसके हृदय में कितने कक्ष होते हैं। सबसे पहले आपको पूछेगा मछली, पेपर में आता है कि जो मछली होती है फिश, इनके हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो जब हम मछली के हृदय की बात करते हैं तो मछली के हृदय में पाए जाते हैं 2 कक्ष। ठीक है, यानी कि 2 चैम्बर्स इसके हार्ट में होते हैं, जो मछली होती है इनके हृदय में। फिर आपको पूछा जाएगा कि जो उभयचर होते हैं प्यारे बच्चे, उभयचर या मछली का कुछ अपवाद भी बता देती हूँ। साथ में आप लोगों को कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि वेल वगैरह जो होती हैं, ठीक है, एक्सेप्शन आपको पूछ लेता है कि जो वेल होती है, जैसे आप समझते हो कि वेल भी मछली है, जबकि वेल मछली नहीं है, ये स्तनधारी की कैटेगरी में आती है वेल। ठीक है, तो वेल हो गई, और प्यारे बच्चे डॉल्फिन हो गई, डॉल्फिन। ठीक है, वेल और डॉल्फिन जो होती है, वेल और डॉल्फिन जो होती है, इनके दिल में कितने कक्ष होते हैं ये आपको पूछ लेता है। तो आप लोग बताकर चलते हो कि वेल और डॉल्फिन का जो दिल होता है ये 4 कक्षों में बटा होता है। कितने कक्षों में बटा होता है भाई? 4 कक्षों में, 4 चैम्बर्स में बटा होता है। आप लोग बताएंगे 4 चैम्बर में बटा हुआ होता है। क्लियर प्यारे बच्चा, ये भी आपको पेपर में आता है। तो मछली पूछे केवल तो बताना 2 कक्षों में बटा होता है, लेकिन जब आप लोगों को वेल या डॉल्फिन पूछता है तो आप बताओगे 4 कक्षों में बटा होता है। ठीक है, आ जाओ। फिर दूसरे नंबर पर आपको पूछता है कि उभयचर जो होते हैं, उभयचर उभयचर होते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन, एम्फीबियन बोले तो आप लोग, जैसे आपने मेंढक के बारे में सुना होगा, ठीक है, मैं नीचे लिख देती हूँ एम्फीबियन में कौन आता है, मेंढक वगैरह आते हैं बेटा, फ्रॉग। तो इनके दिल में कितने कक्ष होते हैं आपको पूछता है। तो मेंढक वगैरह जो होते हैं इनके दिल में पाए जाते हैं 3 कक्ष, इनके हृदय में होते हैं 3 चैम्बर। तो इनका जो दिल होता है वो 3 चैम्बर्स में बटा हुआ होता है। क्लियर? अब आगे पूछ लेता है आपको कि सरीसृप जो होते हैं इनका जो दिल होता है वो कितने कक्षों में बटा होता है। सरीसृप जिसको कहते हैं हम लोग रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स बोले तो आप कभी भी आपको पूछता है कि सरीसृप की कैटेगरी में कौन आते हैं, तो बताओगे जैसे सांप होते हैं, ठीक है, स्नेक बोलते हैं जिसको आप लोग, और आपको पूछ ले छिपकली होती है प्यारे बच्चे, छिपकली, ठीक है, लिजर्ड होती है, लिजर्ड्स होती हैं। आप लोगों से पूछे कभी भी कछुआ होता है प्यारे बच्चे, तो ये आते हैं सरीसृप की कैटेगरी में। ठीक है, टॉर्टरॉइज होता है, ये आते हैं आप लोगों की सरीसृप की कैटेगरी में। अब ये जो सरीसृप की कैटेगरी में आते हैं तो सरीसृपों के दिल में भी कितने कक्ष होते हैं भाई? 3 कक्ष होते हैं।
याद रखोगे कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष, यानी कि 3 चैम्बर होते हैं इनके दिल में भी। क्लियर? समझ में आई भाई बातें आप लोगों को? हाँ जी, ये सब होते हैं आप लोगों को, सांप, छिपकली, कछुआ, कुछ भी पूछे तो बताना। 3 कक्ष होते हैं, 3 चैम्बर। अब यहां पर भी एक अपवाद पूछा जाता है, ठीक है? यहां पर भी एक अपवाद पूछा जाता है, यहां पर भी एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है, मगरमच्छ। मगरमच्छ, ठीक है? जकाला, जंगल बुक में देखते हैं ना जकाला, तो मगरमच्छ के दिल में कितने कक्ष होते हैं आपको पूछता है। तो मगरमच्छ जो होता है प्यारे बच्चे, क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल का जो दिल है उसके दिल में होते हैं 4 कक्ष। ये स्पेशली पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो क्रोकोडाइल होता है इसका दिल कितने कक्षों में बटा हुआ होता है। तो क्रोकोडाइल का जो दिल है इसमें 4 कक्ष होते हैं हमारी तरह, 2 अलिंद और 2 नीले। तो ये आपको पेपर में बहुत आता है पूछने के लिए। तो आप लोग बताकर चलते हो कि मगरमच्छ एक सरीसृप की कैटेगरी में आता है, बट एक सरीसृप होते हुए भी इसके पास जो दिल है उसमें कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? अच्छा, जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो बहुत डल अपलोड है, मैंने आज बोल दिया है बच्चे को, आज हो सकता है थोड़ी क्वालिटी जो है वो सुधर जाए। और एक बार जो बच्चा पीडीएफ बनाता है तो प्लीज़ बेटा आप थोड़ा अच्छे पेनों का इस्तेमाल करो और थोड़ा अट्रैक्टिव पीडीएफ को बनाओ, ठीक है? चलो, मच्छर में दिल होता है क्या? हाँ जी बिल्कुल होता है ना? रिकॉर्डेड क्लास बिल्कुल नहीं है, मैं ना बिल्कुल लाइव क्लास चल रही है। मैंने आप लोगों को पीवाईक्यू दिखाए थे प्यारे बच्चे, इससे रिलेटेड आपको पेपर में डेमो में मैंने क्वेश्चन दिए भी थे। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बना था पिछली बार इस चैप्टर से कि जो दिल के धड़कन, ये रुधिर दाब को मापने वाला जो यंत्र होता है वो क्या होता है? स्फेग्मोमोनोमीटर। तो ये पॉइंट आप लोगों को पिछली बार पेपर में पूछा गया था और मैंने आपको डेमो में ये क्वेश्चन टाइप करके भी दिखाया था। तो जो बच्चे डेमो क्लास के साथ जुड़े थे उनको बिल्कुल पता होगा कि ये पॉइंट जो है ये आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है? ये पिछले साल जो पेपर हुआ था उसमें आपको क्वेश्चन आया है। बाकी ब्लड से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं कि मैंने आपको डेमो में पूछा था कि हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके लिए कौन सी धातु आवश्यक है, तो आपने कहा था आयरन यानी लोहा, मैंने आपको बताया था, ठीक है? चलो आओ अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि मैम जो हम लोगों के और भी चीजें हैं जो यहाँ से पूछी जाती हैं, किसके दिल में कितने कक्ष होते हैं। तो आओ आगे बात करते हैं। 4th नंबर पर आपको पूछ लेगा कि जो पक्षी होते हैं बेटा, पक्षी यानी बर्ड्स जो होती हैं, बर्ड्स, इनके दिल में कितने कक्ष होते हैं। तो पक्षियों की जब हम लोग बात करते हैं तो पक्षियों के दिल में भी 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर इनके दिल के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है बेटा? समझ में आई बात? अब आपको पूछ ले 5वें नंबर पर कि जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच बहुत आता है, कॉकरोच का भी क्वेश्चन कि कॉकरोच के दिल में, कॉकरोच के दिल में कितने चैम्बर होते हैं। तो आप बताओगे सबसे ज्यादा चैम्बर होते हैं कॉकरोच के दिल में, है ना? 13 चैम्बर होते हैं बेटा, 13 चैम्बर्स। तो कॉकरोच के दिल में जो होते हैं वो 13 चैम्बर्स होते हैं। क्लियर? तो कितने चैम्बर होते हैं? 13 कक्ष होते हैं। 6ठे नंबर पर आपको पूछ सकता है कि जो ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस के बारे में तो तुमने सुना है, अष्टभुज जिसको हम लोग बोल देते हैं, अष्टपाद, ऑक्टोपस को कहते हैं अष्टपाद। तुमने देखा होगा पानी में रहता है, 8 भुजाएं होती हैं उसकी, इसको हम डेविल फिश भी कहते हैं ऑक्टोपस को। तो इसका जो दिल होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं? तो बताओगे 3 कक्ष होते हैं, 3 कक्ष, 3 चैम्बर्स, ठीक है? तो ऐसे करके आपको चीजें हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है? अब आप में से कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम हमारे अंदर, तो बहुत बढ़िया, हम आते हैं स्तनधारी की कैटेगरी में, हम सब आते हैं स्तनधारी की कैटेगरी में, हम आते हैं मैमल्स की कैटेगरी में। तो जो मैमल्स होते हैं इनके दिल में कितने कक्ष होते हैं? आप लोग बताकर चलते हो 4। भाई आपका जो दिल है ना, आपका जो दिल है इसमें कितने कक्ष हैं? तो आप बताते हो 4 कक्ष। तो स्तनधारी चाहे कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, चूहा, बंदर, इन सब के दिल में 4 कक्ष होते हैं बेटा, ठीक है? समझ में आई बात? अब हम बात करें कि मैम जो केंचुआ होता है उसके बारे में कुछ बच्चों के आ रहे हैं डाउट कि मैम केंचुआ जो होता है इसके पास कितने दिल होते हैं। तो केंचुआ जो है प्यारे बच्चे जिसको कहते हो अर्थवॉर्म,
अर्थवॉर्म जो होता है इसके पास चैम्बर तो नहीं होते, लेकिन इसके पास दिलों की संख्या पूछता है कि केंचुए के पास कितने दिल होते हैं। तो केंचुए के पास दिल की संख्या पूछता है आपको पेपर में। तो केंचुआ जो होता है इसके पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 5 से 8 दिल होते हैं। तो नंबर ऑफ हार्ट, आपके पास तो कितने दिल है? एक ही दिल है आप लोगों के पास, उसको भी कोई चुरा कर ले जाएगा तो कोई बात नहीं, तुम किसी और का चुरा लेना, है ना। है, ये तो आपको पता ही है कि दिल एक्सचेंज होते हैं हमारे, पता है क्या? ऐसा ही कुछ है क्या? भैया ऐसा कुछ नहीं है, दिल कहीं एक्सचेंज नहीं होते। तुम्हारा दिल तुम्हारे पास ही रहेगा और जिसका दिल है वो सबका अपने पास ही रहता है। ये तो सिर्फ कहावत है, ये तो सिर्फ गानों में आपको बताया जाता है, नए नए सॉन्ग्स आते हैं उनमें आप लोग देखते हो चीज़ें। तो दिल की संख्या अर्थवॉर्म में कितनी होती है? तो आप बताते हो 5 से 8 होती है। तो इसके दिल में कक्ष तो नहीं है, लेकिन दिल की संख्या 5 से 8 होती है। तो ये 5 से 8 कैचुवी को पटा सकता है, देखो जो कैचुआ होता है, ठीक है। मेंढक रह गया, मेंढक तो भैया ये बैठा है यहाँ पर, देखो ये बैठा मेंढक। फ्रॉग, 3 कक्ष होते हैं मेंढक के दिल में, 3 कक्ष होते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है, क्लियर। तो इतनी चीजें आप लोगों को पेपर में पढ़नी थी, है ना। चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। अब आप लोगों का ये जो चैप्टर था, इससे जो जो प्रश्न आपको पेपर में पूछे जाते हैं वो हमने सारे ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें अब आप लोगों ने पढ़ ली हैं। अब एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको कभी भी पूछे कि आपका जो दिल होता है उसमें हार्ट अटैक जो होता है वो कैसे होता है, तो हार्ट अटैक की जब हम लोग बात करते हैं, हार्ट अटैक की जब हम लोग बात करते हैं, हृदय आघात, हृदय आघात जो होता है इसकी जब हम लोग बात करते हैं तो ये किसके कारण होता है? तो हृदय आघात जो होता है इसको एंजाइना का पेन भी कहते हैं, एंजाइना पेन, ठीक है। कई बार आपको पेपर में आ जाता है कि हृदय घात को क्या कहते हैं, तो एंजाइना का पेन कहते हैं, ठीक है, एंजाइना का दर्द, इसको हम लोग एंजाइना का दर्द भी कहते हैं बेटा, ठीक है। तो हार्ट अटैक का जो दूसरा नाम है वो है एंजाइना का पेन, यानी एंजाइना का दर्द। अच्छा ये कैसे होता है? तो आपके शरीर में एक धमनी है जिसका नाम है कोरोनरी धमनी, कोरोनरी आर्टरी जिसको कहते हो। कोरोनरी धमनी जो होती है आपके शरीर की, इससे संबंधित है ये हार्ट अटैक। कोरोनरी आर्टरी में ये क्या काम करती है? तो कोरोनरी आर्टरी जो होती है ये एक ऐसी आर्टरी है जो आपके दिल को पोषण पहुंचाती है। तो पेपर में 2 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे कोरोनरी आर्टरी से। आपको क्वेश्चन आएगा कि वो कौन सी धमनी है जो हमारे दिल को ऑक्सीजन और खून पहुंचाती है। भाई एक बात सुनो, तुम आपके घर में शादी ब्याह है, अब शादी ब्याह में हलवाई लगते हैं, हलवाई खाना बनाते हैं, तो क्या बेचारा हलवाई खुद खाना नहीं खाता क्या? या वो शादी में खाना ही बनाता रहता है, वो पूरी जिंदगी में खाना ही बनाएगा, खुद नहीं खाएगा क्या? हलवाई का काम है खाना बनाना, तो वो खुद भी तो खाना खाता है। वैसे ही दिल का काम है रुधिर को पंप करना, तो क्या उसको खुद को रुधिर नहीं चाहिए? भाई आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन है सबको खून चाहिए, दिल भी तो बेचारा एक ऑर्गन है, उसको भी तो काम करने के लिए पेट्रोल की जरूरत है, फ्यूल की जरूरत है, पेट्रोल तो बेसिकली नहीं, फ्यूल ईंधन की जरूरत है। तो उस तक जो ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, उस तक जो खून पहुंचा रहा है, वो कौन सी धमनी है ये पूछा जा सकता है। तो कोरोनरी धमनी ये क्या काम करती है? ये कोरोनरी धमनी जो है हृदय को पोषण पहुंचाती है बेटा, हृदय को पोषण और ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका काम होता है हृदय को पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाना। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन सी धमनी है जो हृदय को पोषण और ऑक्सीजन सप्लाई करती है, आप बताओगे कोरोनरी धमनी। तो इसका काम होता है ट्रांसफर न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू हार्ट। तो ये आपके दिल को क्या करती है प्यारे बच्चे? ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। डायग्राम भी बनाना है, अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके दिल को क्या करती है प्यारे बच्चे? पोषण पहुंचाती है। अच्छा मैम, कई बार क्या होता है इस कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल बोले तो गंदा फैट, बुरी वसा जम जाती है। मान लो ये तुम्हारी कोरोनरी धमनी है ना,
इस कोरोनरी धमनी को क्या करना है, आपके दिल तक खून पहुंचाना है। क्लियर। तो इस कोरोनरी धमनी में क्या हुआ, ऐसे ऐसे फैट जम गया भाई, ये जम गया फैट। ये क्या जम गया बेटा, फैट जम गया। यहाँ पर फैट बोले तो वसा जम गई, कोलेस्ट्रोल जम गया यहाँ पर। तो अब इस कोरोनरी धमनी में जो खून है वो आगे नहीं पहुंच पाएगा। खून आगे नहीं पहुंचेगा तो दिल के पास नहीं पहुंचता खून। दिल बेचारा कहता रहता है ब्लड लाओ, ऑक्सीजन लाओ, तभी तो मैं पंपिंग करूंगा, भैया मेरे लिए भी ऑक्सीजन लाओ। ये चिल्लाता रह जाता है और ऑक्सीजन, ये जो ब्लड है ये यहाँ तक पहुंच नहीं पाता। तो होता क्या है, दिल में बेचारे में दिल की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं, उसी को कहते हैं हार्ट अटैक। तो दिल बेचारा थक जाता है और कहता है ऑक्सीजन ही नहीं आ रही, अब कैसे करूं। तो दिल एकदम कमजोर पड़ जाता है, मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं, इसी को कहते हैं हार्ट अटैक। तो कोरोनरी धमनी में जब वसा जम जाती है, इसी के कारण आता है हार्ट अटैक। ठीक है, समझ में आ गई बात, बोलो जल्दी से। क्लियर। तो आप लोगों को ये चीजें हैं जो पढ़नी होती हैं अपने पेपर के अंदर। ठीक है। दिल किसमें ज्यादा होता है, भैया सबसे ज्यादा दिल तो कैंचवे में ही है, 5 से 8। ठीक है बेटा। चलो तो भाई अब ये आपका चैप्टर कंप्लीट। कल की क्लास में हम एक नए चैप्टर के साथ उतरेंगे मैदान में। ठीक है, तो मिलते हैं आप कल प्यारे बच्चे। चलो तो भाई धन्यवाद। हार्ट का वेट कितना होता है, 300 ग्राम होता है बेटा, 300 ग्राम्स आपके दिल का वजन होता है। तो ये आप लोगों का हो गया, और कल मैं आपको ब्लड वाला चैप्टर कराने वाली हूँ। तो कल हम लोग बात करेंगे ब्लड के बारे में। ठीक, बहुत बढ़िया। कोरोनरी धमनी में ही जमता है सारा कोलेस्ट्रोल, और ये ब्लॉक हो जाती है बिल्कुल, तो दिल तक जो है खून नहीं पहुंचता, दिल की धड़कनें या दिल की जो मांसपेशियां हैं वो काम करना बंद करेंगी, उसी को कहा जाता है हार्ट अटैक। क्लियर। चलो अब हम आगे बात करते हैं, अब चलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बेटा चुड़ैल में कोई दिल नहीं होता, ठीक है, चलिए।